Hello everyone, good evening. So, the new topic which we are going to start from today is application of derivatives. जो नया टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. वैसे तो ये टॉपिक का नाम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये समझाने के लिए कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. इससे पहले जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे. हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखा, कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखा. सो हमने डिफरेंशिएशन बहुत सारे फंक्शंस के लिए देखा. हमने देखा कि हम कैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. सो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमने ये जो मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन का, जिसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ d बाई डी एक्स से, हमने बेसिकली देखा कि इस टूल को हम किस तरीके से यूज करते हैं. इस टूल को हम किसी भी किस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और फिर कैसे उससे रिजल्ट निकालेंगे. तो बेसिकली हमने इस टूल को पूरी तरीके से यूज करना पिछले चैप्टर में सीख लिया है. हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अब हम डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हम इस d बाई डी एक्स मैथमेटिकल टूल ऑफ डिफरेंशिएशन को कैसे यूज कर सकते हैं. सो हम इस टूल का यूसेज तो पूरी तरह से सीख चुके हैं, बट क्या क्लास टॉपिक पढ़ते टाइम आपको कभी भी ये ध्यान आया या इवन कभी भी इस आइडिया ने स्ट्राइक किया कि इस टूल का इन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, क्यों हमें एक ऐसा d बाई डी एक्स या फिर डिफरेंशिएशन टाइप का टूल बनाने की जरूरत पड़ी होगी. एंड एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती वी नेवर इन्वेंटेड. फॉर एग्जाम्पल हमने एडिशन का भी इन्वेंशन क्यों किया होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होगी जहां हमें एडिशन अप्लाई करने की जरूरत पड़ी होगी. फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे 5 रुपए दिए और आपने मुझे लेटर से 10 रुपीज दिए. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरे पास टोटल कितने रुपीज हैं, तभी मुझे एडिशन ऑपरेशन बनाने की जरूरत पड़ी. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही होगी जिसको एनालाइज करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होगा, तो हमने सब्ट्रैक्शन नाम का टूल बना दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 5 चॉक्स हैं, मैंने 2 चॉक्स यूज कर ली, सो हाउ मेनी चॉक्स आर लेफ्ट विथ मी, दैट इज अ सिचुएशन. और ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन टूल की जरूरत पड़ी. सिमिलरली लेट अस से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐसे सारे टूल्स इसलिए बनाए गए क्योंकि हमें उनकी एप्लीकेशंस की जरूरत थी. मतलब देयर वर ऐसे कई एप्लीकेशंस थे जिनको एनालाइज करने के लिए हमें वो टूल बनाने की आवश्यकता पड़ी. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें ये d बाई डी एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन का टूल इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनको एनालाइज या जिनको सॉल्व करने के लिए हमें ये टूल हमेशा लगता है या हमें इस टूल की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज द आंसर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस चैप्टर विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमें इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में मिलेगा. या फिर हम कहें कि हम इस चैप्टर में वो सारे सिचुएशंस या वो सारी एप्लीकेशन सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं जिनको हम डिफरेंशिएशन यूज करके बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं. मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं जिनसे और क्लियर हो जाएगा या जिनसे हम समझ पाएंगे कि इन सिचुएशंस को डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना कितना आसान हो सकता है. सो बेसिकली वन थिंग इज क्लियर, इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन सिचुएशंस पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस सिचुएशन को डिफरेंशिएशन की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और इसीलिए मैं कहती हूं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. डिफरेंशिएशन वाज द कंप्लीट थ्योरी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर दिस चैप्टर. इसमें अब हम इस टूल का एप्लीकेशन समझेंगे. या फिर मैं ऐसे कहूं, अब आप जानते हैं कि 2 + 2 को 4 लिखते हैं, सो अब सब एडिशन यूज करना सीख चुके हैं, बट किन किन सिचुएशंस में एडिशन लगाया जा सकता है वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी में समझने की कोशिश करेंगे. अब मैं आपको कुछ क्लासिक एग्जांपल्स देती हूं जहां पे हम डिफरेंशिएशन टूल को यूज कर सकते हैं.
आप सभी ने बचपन में रेस तो की होगी, नॉर्मल सी रेस, 5 लोग एक साथ दौड़ते हैं, द वन हु विंस द रेस। सिमिलरली इसी टाइप की रेस हम भी डिजाइन करते हैं। सो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और हमारी रेस है कि कौन ए से बी तक मिनिमम टाइम में पहुंच सकता है। बट अब इस रेस में कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। लेट अस से ये जो पहला पार्ट है रेस का वो है सैंड में, फिर दूसरा पार्ट जो है वो है नॉर्मल ग्राउंड पे, और तीसरा पार्ट जो है रेस का वो है वाटर में। और मैं कहती हूं कि मेरे पास जो एक कंटेस्टेंट है उसकी स्पीड सैंड में eta1 है, ग्राउंड पे eta2 है, और लेट अस से वाटर में eta3 है। अब मुझे पता करना है कि वो A से B तक कौन से पाथ को यूज करके ट्रैवल करे ताकि वो मिनिमम टाइम में यहां से तो यहां पहुंच सके। अब उस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। द कंटेस्टेंट इज गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, या तो वो यूं जाके ऐसे ट्रैवल करे, या फिर वो यहां से यहां और ऐसे ट्रैवल करे। सो देयर कुड बी इनफाइनाइट पाथ्स फ्रॉम A टू B। बट हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें वो पार्ट डिटरमाइन करना है A से B तक जिसमें हमारा कंटेस्टेंट मिनिमम टाइम में पहुंच सके ताकि वो रेस विन कर सके। सो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंशिएशन यूज करके बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। सो दिस इज वन अमंग द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हम यूजुअली फेस करते ही हैं, उसी को हमने डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से सॉल्व करना सीखना है। नाउ अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन कुड बी लाइक दिस कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पैसेज है कुछ इस तरीके का कि इंसान यहां से एंटर करता है, देन ही हैज टू टेक राइट टर्न और यहां पे पहुंचना है। नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे एक बहुत लंबी रॉड इस पैसेज से ले जानी है। तो मैं क्या करूंगी, पहले इस रॉड को यहां से यहां सीधा लाऊंगी, देन मुझे इसको इस पैसेज में टर्न करना पड़ेगा और उसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर रॉड बहुत ही ज्यादा लंबी हुई तो वो कुछ इस तरीके से पैसेज में अटक जाएगी और हम उसे इस राइट टर्न से नहीं ले जा पाएंगे। बहुत छोटी हुई तो हम ले जा सकते हैं, बट किसी एक लेंथ के बाद अगर रॉड बहुत उससे भी बड़ी हुई तो हम इस रॉड को इस पैसेज से नहीं ले जा पाएंगे। आई होप आप सभी इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। तो अब हमें पता करना है उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ जो इस पैसेज से ले जाई जा सके। लेट अस से मुझे इस पैसेज की दोनों जगह पे विड्थ दे रखी है, तो मुझे उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ पता करनी है जो इस पैसेज से इस पैसेज तक आसानी से ले जाई जा सके। दिस इज इवन वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हम डिफरेंशिएशन यूज करके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है, मैं ऐसा कहती हूँ सर्कल सा। अब मुझे पता है कि जो सर्कुलर आइस क्यूब है ये किसी रेट से मेल्ट हो रहा है। ओके, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। पहले क्यूब इतना बड़ा था, अब और छोटा, अब और छोटा और छोटा। सॉरी, क्यूब नहीं, स्फेयर है। सो ये जो स्फेयर है, सॉलिड आइस स्फेयर, ये धीरे 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 श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि मेल्ट होता जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम किसी रेट से धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा है। एंड वन थिंग आई नो इज कि वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में है। अब जब इसका वॉल्यूम किसी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है तो मुझे पता करना है कि इसकी रेडियस किस रेट से डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम का डिक्रीजिंग रेट हमें पता है, हमें रेडियस का डिक्रीजिंग रेट पता करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कुछ हुए रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रैंडम सा कुछ ऐसा आर्बिट्ररी फंक्शन है, ओके, और मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है। मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है और मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है। इस चीज को भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज आई वांट टू कन्वे कि डिफरेंशिएशन के इनफाइनाइट एग्जांपल्स है और इन्हीं सब एग्जांपल्स को हम इस चैप्टर में पढ़ के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे।
कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ डिफरेंशिएशन के। फाइनेंस वर्ल्ड ही ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे किसी कंपनी के शेयर्स का पैटर्न पता है। अब उस शेयर्स के पैटर्न को एनालाइज करके हमें ये देखना है कि कब शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। दिस इज इवन अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। शेयर्स की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को बेच दूंगी, और कम होगी तब मैं ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करूंगी। इसे भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज डिफरेंशिएशन हैज गॉट लॉट्स ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्लस मैथमेटिकल एप्लीकेशन प्लस एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी को अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अब इस चैप्टर का हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिलेबस समझ लेते हैं, तो हमें थोड़ी और आसानी होगी इसे पढ़ने में और हम इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके में पढ़ पाएंगे। सो इस टॉपिक को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। 6 या फिर 5 हमने इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, और ये सब टॉपिक्स भी बेसिकली एप्लीकेशन ही है डिफरेंशिएशन की अलग अलग तरीके की। सो हम हर टॉपिक में एक टाइप की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच वी स्टडी इज, मैं सारी एक बार एप्लीकेशंस लिख देती हूं, विल बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सो इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। इसका एग्जांपल जो मैंने अभी दिया था कि एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम किसी रेट से डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस किस रेट से डिक्रीज होगी। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी विल स्टडी इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal for a curve. So we'll use derivatives to find the equation of normal and tangent at a point on the curve. This type of application we'll study under this topic. The third would be to find the interval in which a function is increasing or decreasing. Let us say मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे इस फंक्शन की इक्वेशन ऑलरेडी पता है। फंक्शन कुछ इस तरीके का है। नाउ कुछ इंटरवल्स में हमारे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कुछ में डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे वो इंटरवल्स पता करने हैं जिनमें हमारा फंक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और यही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। द फोर्थ वन वुड बी टू फाइंड टर्निंग पॉइंट ऑफ अ कर्व and hence find maximum and minimum values. Let us consider the same graph जो भी हमने ड्रॉ किया था। Now ये इस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो टर्न कर रहा है। अभी वो अपवर्ड्स था, नाउ इट इज गोइंग डाउनवर्ड, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। सिमिलरली दिस पॉइंट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर ग्राफ, देन दिस पॉइंट। और मैं क्या देखती हूँ, इस टर्निंग पॉइंट पे हमारे ग्राफ का लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे इट इज अ लोकल मिनिमम, फिर यहाँ पे फिर से लोकल मैक्सिमम है। अगर आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब नहीं पता तो हम आगे इन टॉपिक्स में से डिस्कस करेंगे, बट मैक्सिमम इज द वैल्यू
जिस पॉइंट पे जो ग्राफ की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, मतलब उससे पहले और उससे बाद में अगर हम जाए तो वैल्यूज हमेशा कम होगी। एंड द सेम concept applies for a local minimum. So we are going to study application of derivatives to find turning point of a curve and hence find maximum and minimum values of a graph. And the last application would be to find approximate values of an equation of a quantity, let us say, not any equation, of a quantity or of any number. Let us say मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है 0.26 to the power 1/3 और मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है। सो ऐसे टर्म्स की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम आसानी से डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता कर सकते हैं। और लेट अस से मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू है 0.90 to the power 1/2, मुझे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट पता करनी है, तो भी हम इसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से पता कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर 5 सब कैटेगरीज और मेजर 5 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और इन टॉपिक्स को ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक टाइप की एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे, बट दीज वुड बी द मेजर 5 सब टॉपिक्स अंडर विच वी विल स्टडी आवर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज से हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू फाइंड the equation of tangent and normal to a curve at any point. So let us start with our first type of application of derivatives to find the equation of tangent and normal at any point on a curve. Now let us start with our first topic, that is application of derivatives to find equation of tangent and normal on any curve. So we'll use application of derivatives to find the equation of tangents and normals. किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम tangent या normal की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। So let us first start with finding the equation of a tangent. तो सबसे पहले हम tangent की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, and once we know the equation of a tangent at a point, हम normal की इक्वेशन तो आसानी से निकाल पाएंगे। So let us first understand what is a tangent. सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ टैंजेंट ऑफ अ कर्व। लेट अस से मेरे पास ये एक कर्व है, ओके, सो आई हैव अ कर्व हियर। मेरे इस कर्व पे एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, एंड दिस इज आर कॉल्ड PQ फॉर द कर्व। सो हमने P और Q को ज्वाइन करके इस कर्व के लिए एक कॉर्ड PQ कंस्ट्रक्ट कर दी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस Q पॉइंट को P के पास लाने की कोशिश करती हूँ, एंड वन थिंग आई मेक श्योर दैट Q इज मूविंग अलोंग दिस कर्व। मैं क्या कर रही हूँ, इस Q पॉइंट को P से जितना पास ला सकूं उतना पास लाने की कोशिश करूंगी, बट वन थिंग आई मेक श्योर इज कि Q इज मूविंग अलोंग द कर्व, ओके। सो ये Q पॉइंट यहाँ पे था, हम इसको P के थोड़ा पास लाते हैं। लेट अस से पहले आया पॉइंट Q1 पे, फिर आया Q2 पे, और पास आया तो आया Q3 पे, और पास Q4 पे, एंड अल्टीमेटली पास आते 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 इट केम टू अ पॉइंट, लेट अस से Qn, विच इज वेरी क्लोज टू PQP। इतना पास कि जरा सा मूव किया तो P एंड Q विल कोइंसाइड। वापस से मैं कहती हूँ, हमने क्या किया कि Q को P के बहुत पास लाने की कोशिश की, बट एक चीज को हमने इंश्योर किया कि Q जो है वो हमेशा कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो क्या हुआ, पहले Q आया Q1 पे, फिर Q2 पे, फिर Q3 पे, फिर Q4 पे, और फिर मूव करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया Qn कि P और Q में इतना कम डिस्टेंस बचा कि अब Qn ने जरा सा भी मूव किया तो Q और P कोइंसाइड कर जाएंगे। तो जब पॉइंट Q1 पे था तो हमारी कॉर्ड कुछ ऐसी थी, Q2 पे आया तो ऐसी हो गई,
Q3 पे आया तो ऐसी हो गई, और जब Qn पे आया तो एक छोटी सी लाइन बची होगी। नाउ अब हमने Qn को और मूव कर दिया इतना कि P और Q कोइंसाइड करने लगे। सो व्हाट वुड बी द कॉर्ड एट दिस टाइम? द कॉर्ड विल टर्न to be a single point of contact. Okay, what will be the chord now? It would be a single point of contact. और अगर उस point of contact को मैं extend कर दूं तो I'll get a line which is touching my curve at a single point of contact which is the point of P, coincide of P and Q. So ये वो point है जहां पे P और Q coincide कर रहे हैं, and this line which touches our curve at a single point of contact is called tangent to the curve. So इस केस में this line is the tangent to our curve. Let us say यहाँ पे कोई point T है लाइन पे, तो मैंने कह दिया PT is our tangent to the curve at point P. आप सभी समझ पाए हमने क्या किया? So tangent क्या है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करती है। Let us say हमारे कर्व पे एक और पॉइंट यहां पे होगा, लेट अस से पॉइंट R है। मैं इसे किसी और कलर से रिप्रेजेंट करती हूं कि आपको देखने में और क्लियर लगे। सो लेट अस से ये पॉइंट R है। नाउ R पे टैंजेंट क्या होगी? एक ऐसी लाइन जो R को एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच करेगी। तो अगर मैं R एक ऐसी लाइन पॉइंट टच करूं जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट R पे इंटरसेक्ट टच करती है, तो वो इसकी टैंजेंट हो गई। नाउ what we have to do? We have to find the equation of this tangent. So हमारे पास कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा x y, और हमें उस x y पॉइंट से पास होने वाली tangent की इक्वेशन पता करनी है। इस इक्वेशन को पता करने से पहले मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहती हूं, which is the geometrical interpretation of a derivative. आई होप कि ये टॉपिक शायद आप डेरिवेटिव पढ़ते टाइम पढ़ चुके होंगे, और इन केस नहीं पढ़ा तो लेट अस जस्ट वेरी क्विकली रिवाइज इट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। नाउ हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। वंस अगेन आई एम टेकिंग वन कर्व हियर, ये है हमारा कर्व और इस पे है दो पॉइंट्स P और इस पे है एक पॉइंट Q. So this is our curve. और मैं इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूं। So this is our curve PQ. Once again, this is the chord joining point P and Q. This is the tangent at P. ये है tangent at P and let us say it is making some angle psi with the x-axis. So this is our tangent at point P. Now मैं क्या करती हूँ, मैं P से perpendicular draw करती हूँ x-axis पे and let us say this foot of perpendicular is P dash. Similarly मैं Q से भी एक perpendicular draw करती हूँ x-axis पे, let us say this is Q dash. फिर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और लेट अस से ये इन दोनों को इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है L पे। सो Q डैश को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है L पे। सो वी हैव दिस ट्रायंगल नाउ। नाउ ये जो कॉर्ड PQ है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये तो सबको क्लियर है। सो इन दिस ट्रायंगल PQL, one thing what I can write is tan of phi or tan of the angle which this chord PQ makes with the x-axis is QL upon P dash Q dash. I hope this is clear to everyone. Now मैं क्या करती हूँ, let us say कि ये जो point P है इसका कोऑर्डिनेट है x, y and Q जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. ओके,
P के कोऑर्डिनेट है x, y, Q के कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। मतलब P Q क्या है, P से एक पॉइंट है जो कर्व पे थोड़ा सा आगे है, तो इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। सो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर इज दिस लेंथ QL वुड बी इक्वल टू डेल्टा y and this length P dash Q dash, this will be equal to delta x. So what I can write from here is tan phi is going to be equals to delta y upon delta x. I know this thing. Now once again हम वही चीज करते हैं जो हमने पिछली बार की थी, इस Q पॉइंट को P के पास लाने की कोशिश करते हैं, इतना पास कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब Q और P एक ही पॉइंट हो जाए। एंड वंस अगेन द कंडीशन इज सेम दैट Q विल ऑलवेज मूव अलोंग द कर्व। तो पहले हम Q को लाए इस पॉइंट Q1 पे, फिर हम Q को लाए Q2 पे, फिर और पास लाए Q3 पे, और पास लाते 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 एक पॉइंट Qn पे ले आए विच इज सो क्लोज टू P कि अगर अब Qn ने मूव किया तो P और Q कोइंसाइड कर जाएंगे, या फिर P और Q एक ही पॉइंट हो जाएंगे। हम Q को P के पास ला रहे हैं, कंडीशन Q इज ऑलवेज मूविंग अलोंग द कर्व, और पहले हम लाए Q1, Q2, Q3, और पास लाते 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 एक पॉइंट Qn तक ले आए जो P के इतना पास है कि अब अगर Qn ने जरा सा भी मूव किया तो वो बिल्कुल P के पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया, Q को मूव किया Q1, Q2, और मूव करते करते एक पॉइंट Qn ऐसा आ गया कि अब अगर मूव करा तो वील गेट टू P। दिस इज व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ। नाउ वी नो दैट दिस tan phi इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नाउ अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं लिमिट delta tendings to 0, that is this difference is tending to 0, so limit delta tendings to 0 tan of phi, this would be limit delta tending to 0 delta x upon delta y upon delta x। ओके, ये हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। हमने क्या किया, वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 फॉर tan डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो हमने यहाँ पे लिखा लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 tan phi, दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब इस चीज को यहाँ समझते हैं, डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिफरेंस जो है एक्स वाई और x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y में वो डिक्रीज हो रहा है, और धीरे 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 जब डेल्टा वुड बी टेंडिंग टू 0, सो दिस p and q are going to coincide. When p and q are going to coincide, so this chord PQ is going to coincide with this tangent at the curve. Let us say this tangent is PT. Okay, once again, when Q is going to coincide with P, the chord PQ is going to coincide with the tangent to the curve at point P, which in this case is PT. इसी बात को मैं और clearly लिख के समझाती हूँ। I am rubbing this all complete thing for now. हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, वी नो दैट tan phi is equals to delta y upon delta x, and we were trying to find limit delta tending to 0 tan phi which was equals to limit delta tending to 0 delta y upon delta x. Now what I said was कि जैसे जैसे ये डेल्टा डिक्रीज होगा, मतलब क्या है, P और Q पास आ रहे हैं, when delta will tend to 0, the distance between P and Q will tend to 0, and when this distance between P and Q will tend to 0, this chord PQ will tend to become the tangent to the curve at point P. So this angle phi will tend to psi. Okay, पहले PQ ऐसा था, जब Q1 पे आया तो एक chord PQ1 हो गई, Q2 पे आया तो chord P2 Q2 हो गई, और जब ये Qn पे आएगा तो I'll say this chord PQN
will coincide or will tend to be this tangent to the curve at point P. And what is the slope or what is the angle which this tangent or the chord PQN makes with the x-axis? This angle would be equals to phi. So what I can write here is limit delta tending to 0, tan of phi, this would be equals to tan of psi. And what would be this? हम limit delta tending to 0, delta y upon delta x को क्या लिखते हैं? We write this as dy by dx. And what is this tan psi? This is the slope of the tangent at point P. PT क्या है? It is the tangent at point P. और ये psi क्या है? ये जो angle है जो ये tangent बना रही है x axis के साथ. तो what would be tan of this angle? This is going to be equal to slope of tangent at P. So what do we get? dy by dx at point P is equals to slope of tangent at point P. So हम इससे क्या conclude कर पा रहे हैं? That the geometrical interpretation of a derivative is the slope of the tangent to the curve at that point. तो जब मैं लिखती हूँ dy by dx at some point, let us say x equals to x1 and y equals to y1, then what we are getting is the slope of the tangent to that curve at point x1 and y1. This is the geometrical interpretation of a derivative. So हम क्या समझे? Derivative at any point x1 y1 gives us the slope of the tangent to the curve at that point x1 y1. I hope ये सभी को क्लियर था, एकदम क्रिस्टल क्लियर है. इस बात को सभी समझ पा रहे हैं कि जब P और Q एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे तो ये कॉर्ड PQ है वो बन जाएगी tangent at P. And what is this angle phi going to reduce to? ये phi बन जाएगा angle psi. तो हम यहाँ से लिख पाएंगे tan psi would be equals to dy by dx. And what is this? This is the slope of tangent at point P. So what does the derivative gives us? So I said dy by dx gives me the slope of tangent to the curve at that point. So what do we know now is dy by dx at any point is the slope of the tangent at that point. Now let us start finding the equation of a tangent. So let us start finding equation of a tangent. मैं सबको इरेज कर दूं.